नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, कल हमारी जो करंट अफेयर्स लाइब्रेरी में चल रही थी, कुछ कारणवश से पूरी क्लास अपलोड हो ही नहीं, ठीक है, जिसमें 40 क्वेश्चन हम देख पाए थे। आज के 25 क्वेश्चन हम इस क्लास में एक नेक्स्ट क्लास करके डाल देंगे, ठीक है ना। इसमें हम 25 क्वेश्चन पूरे देखेंगे, ठीक है। कल 40 क्वेश्चन देखे थे, आज 40 से लेकर के 75 तक देखेंगे इसमें, ठीक है। साथियों, ये कमेंट आज मैंने देखा है, जो नीचे नंबर लिख रखे मेरे, ठीक है ना। ये नंबर मेरे 8955017695 है, ठीक है ना। यहाँ 77 डबल है, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार करेक्शन कर लें, 7 एक बार, ये डबल बार नहीं है। आज आज का हमारा पहला प्रश्न है, वोट टाइप ऑफ सपोर्ट डज आरआरएल प्रोवाइड। आरआरएल किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है? बुक मार्केटिंग का करता है, या फिर पब्लिक लाइब्रेरी फंडिंग थ्रू मैचिंग नॉन मैचिंग करता है, या फिर स्कॉलरशिप फॉर लाइब्रेरीज, या फिर फंडिंग प्राइवेट स्कूल लाइब्रेरीज। तो हमने ये क्वेश्चन कल देखा था कि पब्लिक लाइब्रेरी को फंड देता है, सार्वजनिक पुस्तकालयों को वित्तीय उसमें नेक्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी को वित्त प्रदान करता है, ठीक है ना, वित्तीय सहायता प्रदान करता है आरआरएल। और मैचिंग एंड नॉन मैचिंग स्कीम भी, मैचिंग और नॉन मैचिंग स्कीम के थ्रू, ठीक है ना। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलते हैं 42 नंबर, हाउ मेनी लाइब्रेरीज आर अम्पेनल्ड विथ सुगम्य पुस्तकालय एज ऑफ 2025। मई 2025 तक सुगम्य पुस्तकालय में कितनी पुस्तकालय सूचीबद्ध है? 10 है, 12 है, 16 है। थर्ड ग्रेड के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। 16 है या फिर 20 है, तो याद रखें 16 है, ठीक है ना। 2025 तक सुगम्य पुस्तकालय में कितनी पुस्तकालय सूचीबद्ध है? तो 16 पुस्तकालय सूचीबद्ध है, याद रखें, ठीक है। बात करते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023। पुस्तकालय उत्सव 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? फ्री बुक डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर प्रमोट डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, या फिर प्रमोट फिक्शन राइटिंग, या फिर लाइब्रेरी प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, या फिर मतलब निजीकरण लाइब्रेरी में। 4 नंबर ऑप्शन है कि पुस्तकालय का निजीकरण, या फिर फ्री, पहला ऑप्शन हमारा है फ्री पुस्तक वितरण, ठीक है, या फिर जो डिजिटल लाइब्रेरी है उनको प्रमोट करना, या फिर विकास करना, या फिर फिक्शन राइटिंग उनको प्रमोट करना। तो याद रखें इसमें हो जाएगा प्रमोट डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पुस्तकालय उत्सव 2023 का मुख्य उद्देश्य, मेन पर्पज या मेन मोटो क्या था? तो प्रमोट डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है ना। बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, विच म्यूजियम इज सेट अप इन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में कौन सा संग्रहालय स्थापित किया गया? हमने देखा कल क्वेश्चन, ठीक है ना। भारत मंडप म्यूजियम है, या फिर नेशनल सिविलाइजेशन म्यूजियम है, या फिर युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम है, या फिर विश्व इतिहास संग्रहालय है। तो याद रखें युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द थीम ऑफ 30 आइजलिक नेशनल सेमिनार 2024। जो 30वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी है आइजलिक की, उस 2024 का विषय क्या था? डिजिटल लाइब्रेरीज एंड देयर फ्यूचर, या फिर रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर अनलाइट यूजर कम्युनिटी, या फिर मर्जिंग लाइब्रेरी ट्रेंड्स। तो याद रखें इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर इनलाइटेन यूजर कम्युनिटी, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं 46 नंबर, हु रिसीव्ड द आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024।
आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 किसे मिला? प्रोफेसर उमा कांजीलाल या फिर एल मूर्ति या फिर डॉक्टर स्वरूप कुमार राज या फिर डॉक्टर सेप्टी की दवाई। ठीक है, तो याद रखें आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 है वो स्वरूप कुमार राज को मिला था। ठीक है ना, एक मिनट स्वरूज को नहीं, स्वरूज नहीं थे, सेप्टी भी नहीं थे, एल मूर्ति। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है ना, आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 एल मूर्ति। ठीक है ना साथियों। 47 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूरल एजुकेशन या कंट्री वाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरी रिसर्च या सब्सिडाइज लाइब्रेरीज बुक्स या फिर पब्लिश बुक्स इन रिलीजियन लैंग्वेज। तो याद रखें जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना है उसका मुख्य उद्देश्य है कंट्री वाइड एक्सेस टू इंटरनेशनल स्कॉलरी रिसर्च। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। मैं जितना बताता हूँ इन करंट से बार करंट चांस बिल्कुल नहीं है। मैं जितना क्वेश्चन करवाऊंगा 101% मैं श्योर कह सकता हूँ इनसे बाहर नहीं पूछेगा। बहुत लेवल के क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया लेवल के, इतने लेवल के नेट यूजीसी में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो इनसे बाहर मुझे नहीं लगता। एक बार क्लास को आप एक बार सिर्फ और सिर्फ देख सकते हो। ठीक है ना, मैं नहीं कहता इन क्लासों को आप याद करें, पूरी की पूरी क्लासों को याद नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्लास को एक बार देखना है बस। एक बार देखा फ्री। ठीक है ना, एक बार देखा फ्री, क्योंकि क्लास के आप मन लगाकर अपने तन मन धन से क्लास को पूरी फोकस के साथ में देखोगे तो जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस बात का कि आप अगर इस क्लास से कोई क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो आप क्वेश्चन 101% सही करके आओगे। लेकिन शर्त यही है कि आप क्लास को पूरी शिद्दत के साथ देखोगे, हर एक क्वेश्चन को शिद्दत के साथ पढ़ोगे, हर एक क्वेश्चन को शिद्दत के साथ देखोगे। ऐसा नहीं 2x में स्पीड करके पूरा देख लिया। कोशिश करना अगर क्लास को शिद्दत से देखना है तो 1.5x से स्पीड कम ही रखना, ताकि आप पूरी उस क्लास को शिद्दत से हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके, लिंक करके, अलग अलग संस्था से, ठीक है, अलग अलग डेटेट्स लिंक करके। ठीक है, हालांकि देखो आइजलिक हो गया, ILA हो गया, UGC हो गया, ठीक है ना, ये इनमें जो करंट अफेयर्स है इनमें तो कुछ है ही नहीं ना। क्या है ILA, एक जिसमें अध्यक्ष और सचिव चेंज है, सबको पता है। ठीक है ना, जो इंटरनेशनल लेवल के सम्मेलन होते हैं उन चीज़ों पर आप वेन फोकस करें। मैंने देखे हैं 2-3 कोचिंगों में करवाते हैं सर, ठीक है, बढ़िया है, वो आइजलिक करवाते हैं, ITLS करवाते हैं, इनफिल्मनेट करवाते हैं, ILA करवाते हैं, उनमें अध्यक्ष पढ़ा देते हैं, वर्तमान अध्यक्ष पढ़ा देते हैं, प्रथम अध्यक्ष, और बोल देते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की क्लास ये नहीं होती। करंट अफेयर्स छानना पड़ता है, क्लास को अगर क्वेश्चन बढ़ाने पड़ते हैं, समय लगता है क्वेश्चन को ढूंढने में, क्वेश्चनों को निकालने में, हर एक संस्था को देखना पड़ता है। ठीक है ना, तब जाके क्वेश्चन निकलते हैं। आप कोशिश करना इन क्वेश्चन को आप एक बार शिद्दत से देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये क्लास UGC नेट के लिए भी तैयार की साथ साथ में। हालांकि UGC नेट का एग्ज़ाम हो गया है, पूरी क्लास से डाल नहीं पाया किसी कारणवश, अदरवाइज मेरा मकसद पूरा था कि मैं जो भी जितनी भी क्लास डालूँ, लाइब्रेरी जो करंट है, इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस जो करंट अफेयर्स है, वो सारा का सारा 25 जून से पहले डालने का विचार था, बस पर किसी कारणवश मैं डाल नहीं पाया। तो कोशिश करें आप शिद्दत से क्लास एक बार देख लें। ठीक है ना, अच्छी लगे तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी एक प्रोत्साहन मिलता है या फिर पुनर्बलन मिलता है। आप साइकोलॉजी में पढ़ते होंगे पुनर्बलन क्या होता है, वो मिलता है। कमेंट छोड़ते हो, लाइक छोड़ते हो, आप एक सपोर्ट दिखाते हो अपने आप को। ठीक है ना, अगर आप क्लास लेते हो, आपको बढ़िया लगे तो एज ए सपोर्ट अगर आप थोड़ा बहुत साथ खड़े हो तो अच्छा लगता है। ठीक है ना साथियों, चलते हैं आगे। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हेन विल ONOS स्टार्ट इट्स ऑपरेशन? बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। मेरा जितना मानना है इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। हालांकि मैंने
ILA इफला का मैंने डाल दिए क्वेश्चन, ठीक है ना, इफला डाले मैंने, विपो के डाले हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरे क्वेश्चन डालने की, मेरी कोशिश यही रहेगी एग्जाम तक मैं सारे जो LIS में करंट अफेयर्स हैं तकरीबन जो भी क्वेश्चन बनेंगे 400-500 वो सारे के सारे क्लास के माध्यम से मैं डाल दूंगा। तो आप सारे क्वेश्चन एक बार सिर्फ उनको एक बार देखना है शिद्दत से, तन मन धन के साथ में। मैं नहीं बोलता उन क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को आप रटो। जैसे ONS-OS योजना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना, इन ऐसे नहीं बोलता इस क्वेश्चन को आप रट लो या फिर आप इन चीज़ को, बस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। पढ़ लिया आपने, कहीं देखा 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन आपके आया तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा 2024 में हुआ, 25 में हुआ, 23 में हुआ, किस प्रकार हुआ। तो आप उसको डेफिनेटली सही करने के चांसेस आपके 100% ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 15 अगस्त 2024 है, 1 जनवरी 2025 है, 1 अप्रैल 2025 है, 15 अगस्त 2025 है। तो रिमेंबर ONS-OS योजना 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन 2025 के पहले दिन ही शुरुआत है, मतलब कि 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है ना। ठीक है, चलते हैं आगे। 49 का क्वेश्चन, मैंने एक ही जैसे कि एक ही संस्था है या फिर एक ही और कोई छोटी योजना है उनसे रिलेटेड मैंने 3-4 क्वेश्चन डाल दिए सीधे ही। जैसे 1 नेशन 1 इसके 3 या 4 क्वेश्चन डाल दिए, अब इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो सीधी बात है। हु कोऑर्डिनेटिंग ONS इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है। ONS योजना का समन्वय कौन करता है, UGC करता है या फिर इन्फ्लीमेट सेंटर करता है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करता है या फिर AICTE। मैंने एक बार आपको बताया था AICTE, ये किसका प्रोग्राम है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको BIPRI, BIPRI, ठीक है। ये BIPRI क्या है, मैंने बताया था ये विपो का जो पहले नाम हुआ करता था, विपो का, ठीक है ना, जो 5 जुलाई 1967 जिसकी स्थापना है, इसका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहले नाम हुआ करता, ठीक है। इसी प्रकार AICTE है, इसका वर्तमान में क्या नाम है, ठीक है। और कमेंट में ये भी बताओ एजलिप का वर्तमान में क्या नाम है, एजलिप, ठीक है ना, एजलिप का वर्तमान में। इसका सही आप याद रखें, ONS योजना का समन्वय कौन करता है, इन्फ्लीमेट सेंटर करता है, याद रखें। इन्फ्लीमेट सेंटर कहाँ पर है, वर्तमान में गांधीनगर में है, ठीक है ना। 1991 में इसका जो स्थापना वर्ष है, ठीक है ना, 1991 है। वर्तमान में इसका मुख्यालय गांधीनगर है, गुजरात में है। ये दो उस क्लास में ये 2 सम्मेलन भी कंडक्ट करवाता, प्लानर है कैलिबर जो द्विवार्षिकी है, ठीक है ना। जो सर्वप्रथम प्लानर हुआ था वो 2003 में हुआ था, ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश, और कैलिबर हुआ था 1993, ठीक है ना। 2025 का कैलिबर कहाँ पर है आप कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे को, इसमें आपका इन्फ्लीमेट सेंटर हो जाएगा, ठीक है ना। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है साथियों। चलते हैं आगे। 50 नंबर का क्वेश्चन, हाउ मेनी मेजर इंटरनेशनल जर्नल पब्लिशर आर इंक्लूड इन ONS-OS। याद रखें ये फिर ONS, देखो ONS, ठीक है। इससे जो इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैंने डाल दिए। इन्फ्लीमेट का है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लीमेट वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, बहुत ही, उसको MTR लगा सकते हो, मतलब कि मुझे तो रटी लो, ठीक है। उस क्वेश्चन को आप इन्फ्लीमेट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्लानर हैं, कैलिबर हैं, ओजस हैं, IRNS है, विद्वान है, स्वयं प्रभा है, इंडेस्ट है, इंडिकेट है, जो भी हैं, शोध गंगोत्री, इन सब चीज़ों को एक बार ज़रूर देखें, मेरा मानना यही है। इन्फ्लीमेट बहुत अच्छी संस्था है, सॉरी नेटवर्क है, इनसे क्वेश्चन हर बार फुटअप होने का चांस है। मैंने हर एक जो भी टेस्ट सीरीज देखी तो इन्फ्लीमेट के क्वेश्चन ज़्यादातर इन्फ्लीमेट के रहते हैं, एंड इन्फ्लीमेट का हर बार पूछा है, जैसे कि मार्क का पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आपको मार्क का क्वेश्चन देखने को मिलता है उनके टेक से संबंधित, ठीक है। अब लेवल का अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, जैसे 3rd ग्रेड गया तो मार्क ऊपर से सीधा जो मार्क है 100, 200, 300, 400 उससे पूछ सकता है। जैसे 2nd ग्रेड का था तो उसके डिवीजन उस उप विभाजन से पूछ लिया है, मार्क के अंदर 110 पर क्या, 118 पर, 113 पर क्या, तो मार्क को आपको पढ़ना है। इस प्रकार से कुछ एक संस्था है, RRL हो जाता है, UGC हो जाता है, ठीक है ना। जैसे नेटवर्क में इन्फ्लीमेट है, डेल नेट हो गया, ठीक है ना। हालांकि नेटवर्क 2-4 ही है, अर्नेट है, डेल नेट है, कैलिबनेट है। डेल नेट 1998 है, अर्नेट 1986 है, कैलिबनेट 1986 है, इन्फ्लीमेट 1991 है,
ठीक है ना। तो इन प्रकार आप नेटवर्क को भी याद रखें। और मैंने 25, ठीक है ना, 25 सॉफ्टवेयर हैं, उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाकर यूट्यूब पर शॉर्ट के रूप में भी डाल दिए, और मैंने ग्रुप में भी डाल दिया, LIS विथ ललित कुमार पे भी डाल दिए, तो आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। ठीक है ना। अगर सॉफ्टवेयर पूछेगा तो वहाँ से सीधा आपका क्वेश्चन डेफिनेटली पढ़ने का चांसेस है, अगर सॉफ्टवेयर में से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ़ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है तो। ठीक है, बिना देरी क्लास को पूरी करते। ONS योजना में कितने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रकाशक शामिल है? तो याद रखिए 30 है। कितने हैं? 30। ठीक है ना, 30 है पूरे। 51 नंबर क्वेश्चन, हु आर द ओरिजिनल ऑथर ऑफ डी स्पेस? डी स्पेस के मूल लेखक कौन है? मूल लेखक कौन है? MIT एंड HP लैब्स है, या फिर स्टैनफोर्ड एंड HP है, या फिर ड्यूरा स्पेस एंड MIT, या फिर लाइरिसिस एंड MIT? तो याद रखें इसमें MIT एंड HP लैब्स है डी स्पेस के। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज डी स्पेस फर्स्ट रिलीज्ड? डी स्पेस का पहला संस्करण कब जारी हुआ? 2001 है, 2 है, 3 है, 4 है? तो आप याद ये भी रख सकते हैं 2000। याद रखें, ठीक है ना, 2002 में। कब? 2002 में डी स्पेस का पहला संस्करण जारी होता है। 53 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेबल रिलीज्ड ऑफ डी स्पेस एज पर डॉक्यूमेंट? डी स्पेस का नवीनतम स्थिर संस्करण क्या है? 6, 7, 8, 9? तो याद रखें लेटेस्ट 8वां है। ठीक है ना, लेटेस्ट कौन सा है? 8वां। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं 54 नंबर, ई प्रिंट्स फॉलो विच प्रोटोकॉल? देखो ये वापस जो डी स्पेस है, ई प्रिंट्स है। अगर आपने वो 25 मैंने आपको दिए हैं सॉफ्टवेयर जो लिस्ट है वो भी पढ़िए, तो ये क्वेश्चन आप 101% श्योरली इनको सही करने की कोशिश कर पाओगे आप। FTP है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP है, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। OIPMH है। तो याद रखें मैंने आप में स्पष्ट लिख रखा ई प्रिंट्स में क्या है, OIPMH है। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं 55 नंबर, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड ई प्रिंट्स? ये भी उसमें लिख रखा है, PHP है, या फिर पर्ल है, या फिर जावा है, या फिर पाइथन है? तो याद रखिए इसमें पर्ल है। ठीक है ना, ये भी याद रखिए, ये कोहा में भी है। ठीक है, सॉरी कोहा में नहीं है। कोहा में कौन सी है फिर ये बताओ आप? ऑप्शन आपके पास C++ है, पर्ल है, जावा है, पाइथन है। बात करते हैं 50 नंबर 6, वोट लाइसेंस इज ई प्रिंट्स रिलीज अंडर? ई प्रिंट किस लाइसेंस के तहत जारी? MIT है, या फिर GPL 3.0 और लेटर है, या फिर अपेक है, या फिर क्रिएटिव कॉमन्स है? तो याद रखें GPL 3.0 और, ठीक है ना, लेटर का है बी ऑप्शन। GPL 3.0 इतना याद रख सकते हो, आगे का पीछे का याद नहीं। GPL याद रखो, GPL तीसरा। ठीक है ना, जो GPL तीसरा है वो लाइसेंस है ना, ठीक, उस लाइसेंस के तहत ये जारी होता है ई प्रिंट्स। ठीक है ना। आप कमेंट में ये बताओ कि ई प्रिंट्स आया कब? ई प्रिंट्स जो सॉफ्टवेयर है आया कब? इंटरनेशनल है या फिर नेशनल है? ये भी आप ज़रूर बताएं। बात करते हैं 57 नंबर, विच OS आर सपोर्टेड बाई ई प्रिंट्स? ई प्रिंट्स किन ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? विंडोज़, लिनक्स, सोलर, या फिर मैक्स OS, या ओनली विंडोज़ को, या फिर ओनली लिनक्स को, या फिर एंड्रॉयड iOS? तो याद रखें केवल और केवल विंडोज़, लिनक्स और मैक OS। ठीक है ना, मतलब सारा पर सपोर्ट करता है, याद रखें। 58 नंबर, हु डेवलप डी स्पेस नाउ? पीछे क्वेश्चन, हालांकि बात इसकी की हमने, डूरा स्पेस है, MIT, लाइसिस, स्टैनफोर्ड। तो इसमें MIT, ठीक है ना। व्हाट इज सोड यूज्ड?
SWORD का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए, रिपोजिटरी डिपॉजिट के लिए, मेटा डेटा हार्वेस्टिंग के लिए, कैटलॉगिंग के लिए। तो याद रखें जो रिपोजिटरी डिपॉजिट होता है, ठीक है ना, इसके लिए, हालांकि ये मैंने उसमें मुझे लगता है 25 में इंक्लूड नहीं किया है, तो इंक्लूड साथ में कर ले, ठीक है ना, रिपोजिटरी डिपॉजिट के लिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज फेयर स्टैंड फॉर डेटा मैनेजमेंट? डेटा प्रबंधन में FAIR का क्या अर्थ है? फ्री, एक्यूरेट, इंडेक्स, रिलेबल, या फिर फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल, या फिर रिज्यूबल, या फिर फास्ट, एन्योनिमस, या इंटीग्रेटेड, रिप्रोड्यूसिबल, या फिर फ्लेक्सिबल, ऑथराइज्ड, इंटरेक्टिव, रैशनल। तो याद रखें फाइंडेबल, एक्सेसिबल, इंटरऑपरेबल और रिज्यूबल। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डाटावर्स? ठीक है, डाटावर्स का उपयोग क्या है? डिजिटल अचीविंग है, या फिर डाटा पब्लिशिंग एंड सिटासिन है, या फिर बुक स्कैनिंग है, या फिर यूजर ऑथेंटिकेशन है? तो याद रखें डाटा पब्लिशिंग एंड सिटासिन के लिए। आप कमेंट में ये बताओ मेरे को, सिटासिन से याद आता सिटासिन इंडेक्सिंग। सिटासिन इंडेक्सिंग कौन देता है और कब देता है? ठीक है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ISBD? अब ये तो सब जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। 63 नंबर, विच स्टैंडर्ड इंक्लूड टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन एक्सेट्रा? कौन सा मानक शीर्षक, उत्तरदायी, संस्करण शामिल करता? तो याद रखें ये हमें पता है कौन है, ISBD। ISBD का क्या है? क्षेत्र है, ठीक है ना, 8 क्षेत्रों की बात हो रही। देखो ISBD अगर क्षेत्रों की बात हो रही, क्षेत्र कितने 8 है, अगर कुल क्षेत्रों की बात करें तो वो 9 है। क्वेश्चन को किस प्रकार पूछा जा रहा है, जल्दीबाजी नहीं करें। क्वेश्चन अगर आपको दे रखा कि कुल क्षेत्र कितने हैं तो आप 9 पर क्लिक करें। अगर आप सिर्फ जैसे ही पूछा रहेगा ISBD के क्षेत्र कितने हैं तो 8 करके आए, अगर पूछे कुल क्षेत्र कितने तो 9 करके आए, रिमेंबर। बात करते हैं 64, ISBD हेल्प्स लाइब्रेरीज बाई। ISBD पुस्तकालयों की किस प्रकार सहायता करता है? लिमिटिंग बुक सक्सेस, या फिर प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर, या फिर बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, या फिर ऑर्गेनाइजिंग प्रिंटेड बुक्स ओनली? तो याद रखें 64 का क्वेश्चन का आंसर है जो ISBD पुस्तकालयों की किस प्रकार सहायता करता है, तो याद रखें स्टैंडर्ड करता है और स्टैंडर्डाइज बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना, सीधा मतलब इसमें फुल फॉर्म में छिपा रहता है कि जो बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन होगा वो ISBD की सहायता करता है, ठीक है ना। 65, व्हाट इज प्रेसेसो रिलेटेड टू? सीरीज एंड काउंटिंग रिसोर्सेज, या फिर ई बुक्स ओनली, या फिर यूजर इंटरफेस, या फिर प्रेस स्टेटमेंट्स? तो याद रखें सीरीज एंड काउंटिंग रिसोर्सेज के लिए है प्रेसो, ठीक है ना। प्रेसेसो आपसे क्या याद आता है आपको? प्रेसिस याद आती है ना, ठीक है, और पॉप्सी कमेंट में एक बार बताओ देगा नहीं, ठीक है ना। 66 नंबर, व्हाट डज FRBRO कंबाइन? जो FRBRO है कंबाइन किसका संयोजन है? यहाँ FRBR की बात हो रही है, ठीक है। FRBR प्लस मार्क है, या फिर FRBR प्लस CD-ROC रैम है, CD-ROC CRM है, या फिर RDA प्लस ISPD है, या फिर ACR प्लस DC है? तो याद रखें, ठीक है, FRBR संयोजन है FRBR प्लस CID-OC CRM, ठीक है ना। 67, व्हाट टाइप ऑफ मॉडल इज FRBRO? किस प्रकार का मॉडल? लॉजिकल मॉडल है, या फिर कंसेप्चुअल है, या फिर मैथमेटिकल, या फिर फिजिकल है? तो याद रखें कंसेप्चुअल है, ठीक है ना। 68, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ FIR? हमने पीछे बात की है FIR की पूरी, ठीक है ना। फाइंडेबल, एक्सेसिबल, ठीक है ना, फ्री एंड ओपन डेटा, या फिर सिटासिन ऑफ बुक्स, या फिर डाटा शेयरिंग एंड रीयूज, या फिर रेस्ट्रिक्शन ऑफ डिजिटल कंटेंट या कंटेंट?
तो याद रखें डाटा शेयरिंग एंड रीयूज के लिए होता है, ठीक है ना। फाइंडेबल है, एक्सेसिबल है, ठीक है ना, रिलेबल है, सॉरी रिलेबल नहीं है। 69 नंबर, हु मेंटेन द रजिस्ट्री ऑफ रिसर्च डाटा रिपोजिटरी। रिसर्च डाटा रिपोजिटरी की रजिस्ट्री कौन करता है? इफ्ला, यूनेस्को, री3 डेटा ORG या NDLI। देखो बढ़िया, ठीक है। NDLI भारत की परियोजना, तो इसको तो कट कर दो सीधा का सीधा, ठीक है। यूनेस्को भी नहीं है और इफ्ला भी नहीं है। बात करता देखो रजिस्ट्री ऑफ रिसर्च डाटा रिपोजिटरी, तो करता है RE3, ठीक है, RE3.org, ठीक है ना। बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इंश्योर डेटा कैन बी रीयूज्ड। कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि डेटा पुनः उपयोग हो सके? रिलायबल वाला, या फिर इंडेक्सड, या फिर रीयूजेबल, या फिर सर्चेबल। तो सीधी सी बात है, पुणे की बात हो रही तो रीयूजेबल, ठीक है ना। 71 नंबर क्वेश्चन की बात है, व्हेन वॉज FRBRO ऑफिशियली अप्रूव्ड। FRBRO को आधिकारिक रूप से कब स्वीकृत किया गया? 2005 है, 9 है, या फिर 11 या फिर 13 है? तो याद है कि 2009 में ऑफिशियली रूप से स्वीकृत किया गया। एक बात याद रखें, मेरे को याद आता है, SL है, ठीक है ना। SL एक संस्था है, इसका हाल ही में विघटन हो गया 2025 में, याद रखें, ठीक है ना। 2025 मार्च में इसकी घोषणा हुई थी, हालांकि 2025 में अब इसकी अभी ऑफिशियल मैं जानकारी आपको दे दूंगा 1 या 2 दिन नेक्स्ट क्लास में। SL है जो, ठीक है ना, इसका विघटन हो चुका है 2025 में। 72 नंबर क्वेश्चन, ISBD में ISBD इज मेंटेन्ड बाय विच इफ्ला ग्रुप। ISBD को इफ्ला के किस समूह द्वारा बनाए रखा जाता है? ISBD रिव्यू ग्रुप से, या फिर इफ्ला कोर ग्रुप से, या फिर कैटालॉगिंग सेक्शन से, या फिर RD बोर्ड से? देखो सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ISBD को इफ्ला के किस समूह द्वारा बनाया गया? देखो इफ्ला यहाँ दे रखा, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं है कि यहाँ पर इफ्ला इसको ही करें, ये नहीं होगा। ISBD रिव्यू ग्रुप के द्वारा, ठीक है ना, ए ऑप्शन इसमें। 73 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द 2024 अपडेट इन इफ्ला इंटरनेट मैनिफेस्टो अबाउट। इफ्ला इंटरनेट घोषणा पत्र 2024 के अपडेट में क्या था? यूनिवर्सल एक्सेस टू इंटरनेट, या फिर ओपन एक्सेस इन लाइब्रेरीज, या फिर डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंफॉर्मेशन इथिक्स, या फिर इंटरनेट सेफ्टी फॉर चिल्ड्रंस। तो याद रखें, जो इफ्ला 2024 वाला घोषणा पत्र है उसमें अपडेट क्या थी? तो डिजिटल सिटीजनशिप एंड इंफॉर्मेशन इथिक्स, ठीक है ना। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 74 नंबर का क्वेश्चन, द इफ्ला स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सपोर्ट्स। जो इफ्ला है, इंटरनेशनल लाइब्रेरी एसोसिएशन, स्कूल लाइब्रेरी घोषणा पत्र किसका समर्थन करता? प्राइवेट स्कूल ओनली, या फिर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव स्कूल लाइब्रेरी, या फिर हायर एजुकेशन एक्सेस, या फिर ई लर्निंग एप्स? तो याद रखें, इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव स्कूल्स लाइब्रेरीज, ठीक है ना, बी ऑप्शन। बात करते हैं 75 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन हमारा। इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज रिवाइज्ड इन। इफ्ला यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र किस वर्ष संशोधित किया गया? आप पहले तो ये बताएं ये आया कब, ठीक है, कमेंट में ये बताएं ये आया कब, अब रिवाइज्ड कब हुआ था? 2020 है, 21 है, या 22 है, या फिर 23 है? तो आप याद रखें 2022 में ये रिवाइज्ड हुआ था। कब हुआ था? सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ठीक है साथियों। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको LIS विद ललित कुमार टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी डिस्कस ग्रुप में। साथ ही साथ में आप रोजाना अगर क्यूज देना चाहते हैं, रोजाना आपको क्वेश्चन अच्छे मिलना है आपको उस ग्रुप में, डेफिनेटली मैं आपको श्योरली के साथ कहता हूँ अच्छे क्वेश्चन हमेशा रोज़ मैं आपको आश्वासन नहीं दे पाऊँगा कि रोज़ मैं डालूँगा, लेकिन डे बाय डे, प्रतिदिन या दूसरे दिन आपको उस क्लास में कम से कम 50 या 70 क्विज या फिर 50 या 70 क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं। क्विज के माध्यम से मिल सकते हैं, एज मैसेज के माध्यम से मिल सकते हैं, किसी प्रकार से आपको उस क्लास में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए आप उस क्लास को या फिर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है।
और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि जो इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो आप सारे के सारे ट्रेंड्स की क्लास देखें। आपके राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए वो अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है ना, मैं आश्वासन दे रहा हूँ आपको कि ये क्लासेज, इन क्लासेज आपसे बाहर कोई नहीं है। ठीक है ना, बाहर नहीं जाएगा। हालांकि मैं अब 4 या 5 क्लास हो सके और डालूंगा, तो इन क्लासों से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो कोशिश करें ये सारे ट्रेंड्स की क्लास जो पुस्तकालय विज्ञान में रुझान के रूप में चर्चित हैं, उन व्यक्तित्वों को या फिर उन संस्थाओं को हमने अलग अलग फॉर्मेट के माध्यम से, अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चनों के माध्यम से इन क्लासों में डाल रखा है। तो आप क्लासों को ज़रूर देखें। ठीक है ना, और मेरे को एक रिव्यू या फीडबैक के तौर पर मेरे को ज़रूर बताएं। आपसे यही निवेदन मैं अंत तक करूँगा। धन्यवाद।